दोस्तों, नगर पंचायत के चुनाव में आखिर बसपा की जीत कैसे हो जाती है। लगातार एक के बाद एक बसपा नगर पंचायत यानी नगर निगम का चुनाव जीतती जा रही है। नगर निगम का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। एक विधायकी जितना बजट नगर निगम के चुनाव में अब आता है। आपको बता दें, कई नगर निगम के जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने विजयी प्राप्त की है। ऐसे ही पामगढ़ छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक नगर निगम पंचायत क्षेत्र है, विधानसभा है, उसमें बसपा की बढ़िया जीत हुई है। ये भी आपको आज बताएंगे। दिल्ली में केशव कुंज बना है। केशव कुंज आरएसएस का हेडक्वार्टर है और अब तक का सबसे बड़ा मुख्यालय बना है। इस हेडक्वार्टर में आरएसएस का कितना लागत आया है और इस हेडक्वार्टर की कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन में बनाया गया है, ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। वहीं रावीश कुमार पांडे, यानी आप लोगों ने एनडीटीवी भी देखा ही होगा, जो रावीश कुमार सर हैं, उन्होंने बसपा को कहा है कि अपने संबंधियों को निकाल देती है। इस पर सूरज कुमार बौद्ध ने जो बढ़िया जवाब दिया है वो काबिले तारीफ है। वहीं आपको बता दें, रविदास जी को मानने वाले इस देश में बहुत सारे लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, लेकिन जब एससी समाज के लोग रविदास जयंती निकाल रहे थे तब उन पर सबसे ज़्यादा हमला किसी ने किया है तो यादव समाज के लोगों ने किया है। इस पर लक्ष्मण यादव का बड़ा बयान है, आपको बताएंगे। संसद भवन में रामजी गौतम का बहुत शानदार भाषण आया है। रामजी गौतम ने क्या कहा है? 40 लाख हेक्टेयर जमीन 56% लोगों को दिलाने की बड़ी मांग की है। ये भी आपको आज बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी चुनाव बिना ईवीएम के क्यों जीत जाती है। और वहीं अगर ईवीएम से चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उसमें बसपा के खाते नहीं खुलते हैं। कारण क्या है? ईवीएम को लेकर के बड़ी खबर है, इसे आप समझिए। जब जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता से दूर हुई है, दलितों पर अत्याचार हुआ है, मायावती ने ईवीएम का मुद्दा उठाया है, लेकिन सरकारें इस पर एक भी नज़र नहीं डालती है। ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, नगर पंचायत पामगढ़ छत्तीसगढ़ प्रदेश में पड़ता है। आपको बता दें, यहाँ से बीएसपी के अध्यक्ष भारी मतों से विजयी प्राप्त कर चुके हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस 2024 और 25 के सत्र में जहां जहां भी नगर निगम का चुनाव हुआ है, वहां पर बसपा का सबसे बेहतर रिजल्ट आया है और सबसे अव्वल दर्जे पर जीत भी हुई है। आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस के गढ़ बसपा के भी बेहतर रिजल्ट आए हैं, पंजाब हो या फिर चाहे चंडीगढ़ हो। तो ये सबसे बड़ी खबर है, इसे आपको समझना होगा। क्या ईवीएम का खेला बसपा के साथ चल रहा है या फिर वाकई में बहुजन समाज पार्टी को लोग अब वोट नहीं देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, बिहार में मायावती जी खेला करने जा रही हैं। आपको बता दें, आईबीए न्यूज़ ने ये तस्वीर शेयर की है अपने एक्स अकाउंट पर, यानी कि अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा है कि मायावती जी बिहार में खेला करने जा रही हैं। वाकई में बिहार में कुछ खेला होगा या फिर चुनाव मायावती जी अकेले लड़ेंगी, इस पर कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी बिहार में यदि गठबंधन से चुनाव लड़ती हैं तो एनडीए का सफाया होना निश्चित है। आपको बता दें कि मायावती जी को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि तेजस्वी यादव ने 25 सीट का ऑफर भी किया है, लेकिन आपको बता दें कि मायावती जी इन तमाम शर्तों को शायद नहीं मानेंगी, क्योंकि वो अपना शर्त स्वयं रखती हैं। आईबीए न्यूज़ लिखता है कि अब बिहार की बारी, मायावती ने बिहार में खेला किया। आईबीए न्यूज़ का कहना है कि एक पोस्ट किया है जिसमें तेजस्वी यादव और मायावती जी की पुरानी तस्वीर को शेयर किया है और दावा किया है कि बिहार में खेला होगा। अगर ऐसा हो जाता है, गठबंधन से ही चुनाव जीत जाती हैं बहन जी, कुछ सीटें अगर आ जाती है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, सदन में जो विधानसभा सदन होता है उसमें बहुजन समाज की बातें जरूर रखी जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा खबर सामने आ रहा है, जैसे ही बीजेपी चुनाव जीतती है और 12 तारीख
दिल्ली में 12 फरवरी को आरएसएस के हेडक्वार्टर का उद्घाटन होता है। इस हेडक्वार्टर की जो पूरी संपत्ति है 150 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। इसकी ज़मीन की अगर हम बात करें तो 3.5 एकड़ में ये बना हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते, दिल्ली और भी कई प्रदेशों का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। अब तक की सबसे बड़ी ये आरएसएस की ऑफिस बनी है। तमाम पैसे लगा करके इस ऑफिस को तैयार किया गया है। हंसराज मीना सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने सवाल खड़ा किया है। हंसराज मीना का कहना है कि क्या इस आरएसएस के हेडक्वार्टर में लगने वाला 150 करोड़ रुपया जनता का है या फिर आरएसएस अपना खुद का पैसा लगा रही है? क्या ईडी आईटी इस मामले में संज्ञान ले रहा है या नहीं? क्या आरएसएस के पास पैसा ये कहां से आया, इसकी जांच ईडी करके बताई है या नहीं? आपको बता दें, ये सबसे बड़ी खबर है। जिस दिन चुनाव जीती है बीजेपी, उसके ठीक 4 दिन बाद आरएसएस के हेडक्वार्टर का उद्घाटन हो जाता है। केशव कुंज नाम से बना हेडक्वार्टर, इसमें तमाम लोगों की टैक्स के पैसे भी लगे हैं, लेकिन इस पर बीजेपी व आईटी, ईडी, इनकम टैक्स कोई भी पोल नहीं खोल रहा है। ये सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। वहीं आपको बता दें, चौथी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रवीश कुमार ने कहा कि बीएसपी अपने संबंधियों को भी निकाल रही है पार्टी से। सूरज कुमार बौद्ध ने इस पर बहुत प्यारा जवाब दिया है। ये बहुजन समाज के लिए प्यारा हो सकता है, लेकिन रवीश कुमार पांडे के लिए सबसे खतरनाक सवाल है। आपको बता दें, सूरज कुमार बौद्ध ने जवाब दिया, सही बात है, बीएसपी अनुशासन से चलने वाली पार्टी है। बीएसपी में संबंधी को भी निकाल दिया जाता है, लेकिन रवीश पांडे जैसे लोग कांग्रेस की इसीलिए गुलामी करते हैं कि शहजादे के बहनोई से दलाली का उपहार मिल जाए। आपने कभी भी देखा होगा, रवीश कुमार या एनडीटीवी में जब भी ये थे, ये कांग्रेस की हमेशा दलाली किया करते थे। आज भी सोशल मीडिया चला रहे हैं, तब भी ये बसपा या बहुजन समाज की खबरें नहीं चलाते हैं। ये दलित पिछड़े आदिवासियों की खबरें नहीं चलाते हैं। इस व्यक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा जातिवाद कोट कोट कर भरा गया है। ये जाति से ब्राह्मण हैं और अपने ही कौम की भलाई के लिए हमेशा सोचा करते हैं। इन्हें सभी धर्मों, सभी लोगों के प्रति सोचना नहीं आता है। ये बसपा को नहीं चाहते कि सत्ता में आ जाए। बसपा छोड़िए, ये किसी दलित व्यक्ति को नहीं चाहते कि आईएएस पीसीएस बन जाए या फिर चपरासी ही बन जाए। ये सच्चाई है। अगली सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर ये है कि रविदास जयंती पर जिस तरह से दलितों पर हमला हुआ था, 10 थाने की पुलिस इकट्ठा हो गई थी, तब जाके उस मामले को सॉल्व कराया गया था। दलितों के ऊपर यादवों का जोरदार प्रहार था, यादवों ने खूब हमला किया था, लेकिन क्या उस पर लक्ष्मण यादव कुछ बोलेंगे? हमेशा रविदास, अंबेडकर, फूले, पेरियार, साहू की बात करते हैं, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है तब ये लोग चुप हो जाते हैं। पत्रकार क्या क्रांति कुमार इस पर बोलेंगे या फिर अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट किया है? मुझे लगता है ऐसी कोई ट्वीट किसी ने नहीं की है। इसे हमें समझना होगा। और इन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अम्बेडकरवादी हैं या होने का ढोंग करते हैं तो आप अपने समाज को जगाइए। दलित समाज जागा हुआ है। अब इन लोगों को लगता है कि दलित समाज लड़ाई लड़े, दलित समाज एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई लड़े, आरक्षण की लड़ाई लड़े, इनके सुजातीय के लोग बीजेपी में मलाई काटें, कांग्रेस में मलाई काटें, दलित बेचारा अम्बेडकरवादी बन के पीटता रहे। खैर, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है। संसद भवन में एससी एसटी बच्चों की स्कॉलरशिप फ्री एडमिशन के साथ फीस हाइक और कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग संबंध, साथ ही देश में सरकार के पास 40 लाख हेक्टेयर जमीन है, उसे देश के 56% भूमिहीन लोगों को देने की मांग सरकार से की है। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, आपको बता दें, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम संसद भवन में बड़ी मांग की है। इस देश के 56% लोगों के पास जमीनें नहीं है, उनको जमीन देने का काम रामजी गौतम ने कहा बसपा करेगी, और यदि नहीं करती है संसद भवन तो बसपा अपने कार्यकाल में इसका पूरा समर्थन करेगी। आपको बता दें, 56% लोग भूमिहीन हैं और सरकार के पास अभी भी 40 लाख हेक्टेयर जमीन पड़ी हुई है। क्यों न सरकार उस संपत्ति पर दलितों, पिछड़े, आदिवासी, गरीब लोगों के अधिकार का ठप्पा लगा दे।
अगर ऐसा हो जाता है तो आप यकीन नहीं मानेंगे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब लोग भी उस श्रेणी में आ जाएँगे जिस श्रेणी में सामान्य वर्ग के लोग आते हैं। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्या है आपका सुझाव और आप किस प्रदेश और किस ज़िले से देख रहे हैं? जवाब दीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।